सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आमतौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। आइए अब दिमाग के एक और पहलू पर ध्यान देते हैं। अब आपको स्क्रीन पर 9 बिंदुओं की एक तालिका दिखाई जाएगी। आपको केवल 4 रेखाएं खींचकर सभी 9 बिंदुओं को जोड़ना है, पर एक शर्त है। ऐसा करते समय आपको कागज से अपना हाथ नहीं उठाना है। क्या आप तैयार हैं? देखते हैं क्या आप इसे 5 मिनट में कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पूरी लगन से इसे हल करने की कोशिश की, उनका प्रयास सराहनीय है। क्या आपको ये असंभव लग रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरह किया जा सकता है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये रेखाएं बिंदुओं के क्षेत्र से बाहर तक क्यों जा रही हैं? हमने रेखाओं के बारे में ऐसा तो कोई नियम नहीं बनाया था, है ना? अगर हमारा दिमाग बिंदुओं के घेरे में ही सोचेगा, तो हमारे हाथ भी उसके अनुसार चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में यह काम असंभव लगेगा,
क्योंकि नियम के अनुसार हम अपने हाथ को नहीं उठा सकते। पर अगर हम बिंदुओं के घेरे के बाहर सोचेंगे तो हम नियमों का पालन करते हुए इसे हल कर सकते हैं। अक्सर हम खुद के लिए काल्पनिक रुकावटें पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम नए तरीके से नहीं सोच पाते। जब हम इन काल्पनिक बाधाओं को हटा देते हैं, तब हम नए तरीके से सोच पाते हैं। वास्तविक जीवन में जब हम अलग और उचित तरीके से सोचते हैं, तो हमें नई संभावनाएं और नए समाधान नजर आते हैं। क्या आपने पारंपरिक ओखली देखी है? इसमें कौन सी चीज को चलाया जाता है, ओखली को या मूसल को? मूसल, है ना? ओखली तो एक जगह पर रहती है। ऐसा हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, पर किसी व्यक्ति ने नए तरीके से सोचा और इस परिस्थिति को उल्टा कर दिया, जिससे ग्राइंडर इजाद हुआ। फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने रबड़ को पेंसिल के पीछे लगाया। नए तरीके से सोचने की वजह से दो अलग चीजों को जोड़कर ऐसी पेंसिल बनाई गई। दिखने में बहुत ही सरल मगर अद्भुत, है ना? ये चीज इतनी सरल है कि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, ना ही इसकी सराहना करते हैं। बाजार में मिलने वाली कोई भी नई वस्तु या फिर किसी वस्तु का कोई नया पहलू किसी व्यक्ति की अलग और नई सोच का ही परिणाम है। इसलिए हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो काल्पनिक बाधाओं को हटाकर नए और अलग तरीके से सोच सके। ऐसी सोच जो उचित हो और स्वीकार्य भी। अब एक क्रियाकलाप का समय है। कृपया 5-5 लोगों के समूह बनकर बैठ जाइए। प्रत्येक समूह को समान लंबाई वाली 6 छोटी तीलियां दी जाएंगी। इनका प्रयोग करके आपको 4 समबाहु त्रिभुज बनाने हैं। क्या आप ये काम 10 मिनटों में कर सकते हैं? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? अगर हां, तो आपको बधाई हो। अगर नहीं, तो अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए ताकि वो अलग तरीके से सोच सके। अगर आप इसे द्विविमीय आकार के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप इसे हल नहीं कर सकेंगे। नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र से आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। अच्छा प्रयास था। हम समान लंबाई वाली 6 छोटी तीलियों से इस तरह समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? आपका दिमाग अलग अलग तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए आप ये काम कर पाए, जो 9 में से 10 लोगों को असंभव लग रहा था। आपको केवल अलग तरह से सोचना था। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग को कई तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? इस चित्र को देखिए। एक बड़ा वर्ग है जिसे 4 छोटे वर्गों में बांटा गया है। अंक लिखे हुए प्रत्येक छोटे वर्ग 1, 2, 3 में और भी छोटे वर्ग हैं जो आकार में उसके 1/4 है। अब आपको वर्ग 1 के छायांकित भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। क्या आप ये 1 मिनट में कर सकते हैं? अच्छा प्रयास था।
आपने ये आसानी से कर लिया, है ना? अब आपको वर्ग 2 के छायांकित भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। आपके पास 1 मिनट का समय है। अच्छा प्रयास था। यह भी बहुत आसान था, है ना? अब आपको वर्ग 3 के छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। आप इसके लिए 3 मिनट का समय ले सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। आप में से शायद कुछ ही लोग ये कर पाए। क्यों? क्या ये असंभव लग रहा है? ऐसा तो नहीं। अगर हम अलग तरीके से सोचें तो हमें इसका हल मिल सकता है। आपने हार मान ली? क्या मैं बताऊं ये कैसे किया जा सकता है? ये इस तरह किया जा सकता है। क्या अब हम वर्ग 4 को बांटने की कोशिश करें? आपको इसे 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। आपके पास 3 मिनट का समय है। बहुत बढ़िया प्रयास था। आप में से कितने लोग सफल हुए? ज्यादातर लोग इसे नहीं कर पाए। क्या ये पिछले कार्य जितना ही कठिन था? क्या मैं बताऊं इसे कैसे करना चाहिए? तो ये ऐसे किया जा सकता है। आप में से कुछ लोग अपना सिर पीट रहे हैं। आपको नहीं लगा था कि ये इतना आसान होगा, है ना? जब हमारा दिमाग जटिल चीजों पर काम करता है तब वो सरल उपाय नहीं देख पाता। वास्तविक जीवन में भी हम कभी-कभी चीजों को बहुत उलझा देते हैं और जटिल बना देते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए परिस्थिति के अनुसार हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही अलग सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर नियमों का पालन करते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। उसी तरह दूसरों से बात करते समय अपनी हद में रहना चाहिए ताकि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। दूसरों की संपत्ति और व्यक्तिगतता का आदर करना चाहिए। इन सब बातों के लिए नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। जबकि कोई नई चीज बनानी हो तो उसके लिए अलग तरीके से सोचना पड़ता है। आशा करते हैं आप ये फर्क समझ पाएंगे और उचित तरीके से काम करेंगे। क्या हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो काल्पनिक बाधाओं को हटाकर नए और अलग तरीके से सोच सके। ऐसी सोच जो उचित हो और स्वीकार्य भी। दिमाग को कई तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब नियमों
और नैतिकता की बात हो तो अलग तरह से सोचने की जरूरत नहीं होती। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। ना 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 ना। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आपकी भी आदत है कि जब आपके पास पेंसिल और कागज हो तब आप बिना सोचे समझे कोई भी चित्र बनाने लग जाते हैं और उसके बाद आपको भी आश्चर्य होता है कि अरे वाह, ये चित्र इतना भी बुरा नहीं है, मैं अच्छे चित्र बना सकता हूं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर रचनात्मकता का खजाना है। इस सत्र में हम ऐसी ही रचनात्मकता पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। यह है अक्षर ए। चित्र 2। नीचे के छोर से बीच की रेखा तक इस तरह एक वक्र रेखा बनाइए। अब ऊपर वाले त्रिकोण में भी इस तरह एक वक्र रेखा बनाइए जो इन दोनों भुजाओं के मध्य को जोड़ रही है। चित्र 3। एक आंख और गाल बनाइए। इसके बाद शरीर पर पूंछ और पंख बनाइए। चित्र 4। अब शरीर और पूंछ की रेखाओं को थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए और इस तरह 4 रेखाएं बनाकर इसे एक कलगी दे दीजिए। तो आपने देखा कि हमने अक्षर ए से एक चिड़िया बनाई। अब देखिए कैसे हम अक्षर डी से एक बच्चा बनाते हैं जिसने टोपी पहनी हुई है। इसी तरह क्या हम देखें कि अंक 1 से 10 का प्रयोग करके हम किस तरह अलग अलग आकार बना सकते हैं? क्या आप कुछ अक्षरों या अंकों को चित्र में बदलने का प्रयास कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप सबने अक्षर या अंक का प्रयोग करके कम से कम एक चित्र बनाया है। अक्षरों और अंकों ने अचानक जानवरों, पेड़ों, व्यक्तियों और वस्तुओं का रूप ले लिया। आप सब उभरते हुए चित्रकार बन गए हैं जिनकी योग्यताओं को जैसे पंख लग गए हैं। थोड़ा सा प्रयास करने से आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमने इससे क्या सीखा? हम सब के लिए रचनात्मकता से सोचना संभव है। हम सब रचनात्मकता से सोच सकते हैं। एक मेज के कितने पैर होते हैं? आपने कहा 4। इस मेज को देखिए, इसके कितने पैर हैं? केवल 1। अब ये मेज देखिए, एक भी पैर नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी मेज देखी होगी, लेकिन जब भी हम मेज के बारे में सोचते हैं तब हमें 4 पैर ही क्यों सूझते हैं? जो भी हम अक्सर देखते या सुनते हैं वो बात हमारे दिमाग में घर कर जाती है। इसलिए हम हमेशा मेज के लिए 4 पैर और साइकिल के लिए 2 पहियों के बारे में सोचते हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो हम अलग अलग प्रकारों
और आकारों के बारे में सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब टेलीफोन इजाद हुआ था तब उसके बारे में सोचकर इस तरह का चित्र दिमाग में आता होगा। अगली पीढ़ी के लिए वो चित्र इस प्रकार का होगा। कुछ दशकों के बाद वो ऐसा था। आपसे पहले की पीढ़ी ने इस तरह का फोन देखा होगा और अब ये इस तरह का दिखता है। लोग आमतौर पर उसी चीज के बारे में सोच पाते हैं जो वे रोज देखते हैं। ये उदाहरण मेज के 4 पैरों वाले उदाहरण जैसा ही है। कई सदियों तक लोग मेज के 4 पैरों के बारे में ही सोचते रहे और उसी तरह की मेज बनाते रहे। पर आधुनिक जमाने में कुछ लोगों ने अलग तरीके से सोचा और 4 पैरों के दायरे से बाहर निकलकर नई तरह की मेज बनाई। तो हम देख सकते हैं कि नई तकनीक और रचनात्मक सोच की वजह से कई चीजों में बदलाव आया। अब आपके लिए एक प्रश्न है। जब आप टिम टिम तारे के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? धन्यवाद। वीडियो वाले सत्र, खेल, अभिनय और बहुत सारी गतिविधियां, है ना? क्या आपको पता है इन सत्रों की रूपरेखा ऐसी किस तरह बनी? सबको टीवी देखना पसंद है, पर जब हम स्कूल और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो हमें टीवी देखने का समय नहीं मिलता। अगर सत्र फिल्मों जैसे होते तो कैसा होता? इससे यह विचार आया कि अगर सत्र को फिल्म के रूप में बनाया जाए तो सबको आनंद आएगा। यह देखा गया कि टीवी देखते समय लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हमने ये भी देखा कि जब टीवी में विज्ञापन आते हैं तब लोग कोई महत्वपूर्ण काम खत्म करने में जुट जाते हैं। बाद में जब धारावाहिक वापस शुरू होता है तब फिर से टीवी देखने लग जाते हैं। वीडियो द्वारा पाठ और बीच में क्रियाकलाप के विराम को मिलाकर टिम टिम तारे की यह रूपरेखा बनी। जब 2 विविध विचारों को मिलाकर एक नया विचार बनाया जाता है तो वह विचार प्रज्वलित हो जाता है और उससे और नए विचार पैदा होते हैं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? रवि रसोई में खड़ा है और दूध के उबलने का इंतजार कर रहा है। उसके छोटे भाई ने उससे पूछा, 3 बार 5 कितना होता है? वो गैस पर दूध को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। उसे अगले 10 मिनटों तक वहीं खड़े रहना पड़ेगा। रवि अपने भाई को यह प्रश्न कैसे समझाएगा? अगर आप रवि होते तो आप क्या करते? बहुत ही बढ़िया सुझाव था। इतने मौलिक और उपयोगी विचार बताने के लिए धन्यवाद। आप रसोई में हैं और वहां से जा नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जोड़ समझाने के लिए वहां उपलब्ध सामान का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मूंगफली, दाल के दाने, आलू या प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। आप 5 वस्तुओं के 3 समूह बनाकर अपने भाई को गिनने को कह सकते हैं ताकि कुल 15 तक की गिनती करके उसे जवाब मिल जाए। इस तरह आप उसका प्रश्न रुचिकर बना देंगे और वो समझने में भी आसान होगा। आपने इससे क्या सीखा? दिमाग का प्रयोग करने से रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। अब एक प्रश्न, जब आप आग शब्द सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप एक सूची बना सकते हैं?
धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आग शब्द सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं: गर्मी, लौ, जलना, विनाश, अंगारे, जख्म, जलन इत्यादि। कुछ लोग आग शब्द सुनकर खाना पकाने के ईंधन, गर्मी, दिए की लौ इत्यादि के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ज्ञान, शुद्धता, ईमानदारी का प्रतीक है। इसी तरह जब हम गोबर के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में कचरा, बदबू, मच्छर, कीटाणु, बीमारी, फालतू इत्यादि शब्द आते हैं। पर एक किसान को गोबर पौधों की खाद की याद दिलाता है। फाइबर शब्द किसी आहार विशेषज्ञ को खाने से मिलने वाले फाइबर की याद दिलाता है। एक जुलाहे के लिए फाइबर का अर्थ है कपड़ा बुनने का सामान। तकिया और गद्दे बनाने वाले व्यक्ति के लिए फाइबर तकियों में भरने वाली चीज है। किसी सफाई कर्मचारी के लिए फाइबर सफाई करने का सामान है इत्यादि। आग शब्द सुनकर कुछ लोगों के मन में डर और कुछ लोगों के मन में उसके प्रयोग का विचार क्यों आता है? गोबर के बारे में सोचकर कुछ लोगों के मन में कचरा और किसान के मन में खाद का विचार क्यों आता है? हमारा दृष्टिकोण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारे सिद्धांत, हमारी धारणा और हमारी रुचि। इसलिए हमारे विचार हमारे दृष्टिकोण के अनुसार होते हैं। अगर हम ये समझ जाएं और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं तो नए विचार भी उत्पन्न होंगे। उदाहरण के लिए, जब एक कवि फूल को देखता है तो उसके रंग, खुशबू और आकार से उसे कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। एक वैज्ञानिक के मन में फूल को देखकर अलग विचार आते हैं, जैसे कि ये फूल इसकी प्रजाति के अन्य फूलों से अलग कैसे है। अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए एक कवि के लिए वैज्ञानिक की तरह सोचना संभव है और वैज्ञानिक के लिए भी कवि की तरह सरलता से सोचना संभव। ऐसे ही इतिहास और भूगोल को परीक्षा के लिए पढ़ने के विषय समझने की जगह इन्हें अलग नजरिए से देखा जा सकता है। ऐसा करने से इन्हें पढ़ने में ज्यादा आनंद आएगा और साथ में ज्ञान भी मिलेगा। उदाहरण के लिए, इतिहास पढ़ते समय हम सोच सकते हैं कि ये एक कहानियों का संग्रह है जो हमें बीते हुए समय के अमूल्य लम्हों के बारे में बताता है। भूगोल पढ़ते समय हम ये सोच सकते हैं कि ये हमें पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता है, जैसे कि इस पर रहने वाले लोग, इस धरती की विविधता इत्यादि। अगर हम इन विषयों को ज्ञान के भंडार के रूप में देखेंगे तो हमें पढ़ाई में और रुचि आएगी। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? जब आप परीक्षा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी भावनाएं और कैसे विचार आते हैं? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं? अपनी भावनाएं और विचार खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आमतौर पर रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचकर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि डर, घबराहट इत्यादि। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने हमेशा रिपोर्ट कार्ड को एक डरावनी चीज के रूप में देखा है। अगर हम रिपोर्ट कार्ड को अपनी योग्यता और स्मरण शक्ति के सूचक के रूप में देखें तो हम अपनी योग्यता को सकारात्मक रूप से विकसित कर पाएंगे और हमें अच्छी तरह पढ़ाई करने में भी मदद मिलेगी। पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इसलिए
रचनात्मकता से सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचना हम सब के लिए संभव है। सोचने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? क्या मैंने सुना बहुत अच्छे? यह जानकर खुशी हुई। क्या हम आज के क्लास की शुरुआत एक खेल से करें? कृपया अपनी कुर्सियां छोड़ दें और खड़े होकर एक बड़ा सा गोला बनाएं। जब आप गोले में खड़े हो चुके हों, तब मैं आप सभी को एक चौक का टुकड़ा दूंगी। चौक से आप अपने पैरों के चारों तरफ एक चक्र बना लें। अब आप सब देखेंगे कि आप एक चक्र के अंदर हैं। फिर मैं जो निर्देश दूं उसे ध्यान से सुने। अगर वह निर्देश आप पर लागू होता है तो आप तुरंत मेरे कहे अनुसार अपने चक्र से बाहर निकलकर अपना स्थान किसी साथी के साथ बदल लें। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूँ जिन लोगों के पास लाल रंग की पेंसिल है, तो जिन लोगों के पास लाल पेंसिल है वे तुरंत अपना स्थान उनके साथ बदल ले जिनके पास भी लाल पेंसिल है। या फिर जब मैं कहूँ जिन लोगों के पास रुमाल है, तब ऐसे लोग अपने चक्र से बाहर निकलकर उनके साथ स्थान बदलेंगे जिनके पास रुमाल हो। जिसे जगह बदलने के लिए कोई साथी नहीं मिला, वह खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी लोगों को अपने चक्र में ही रहना है। क्या आप खेल के नियम समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा रहा? क्या आपको मजा आया? अच्छी बात है। क्या आपने यह खेल अकेले खेला या अपनी कक्षा के और लोगों के साथ? हाँ, आप सबके साथ खेले, आप अकेले नहीं खेले।
क्या आप यह खेल अकेले खेल सकते हैं? नहीं, सिर्फ यह खेल नहीं, बल्कि ऐसे कई खेल हैं जो आप अकेले नहीं खेल सकते। जितना मज़ा दोस्तों के साथ खेलने में आता है, उतना मज़ा अकेले खेलने में नहीं आता। इसी तरह इस दुनिया में भी हम अकेले नहीं हैं। हम कई लोगों के साथ रहते हैं और हमारे बहुत से रिश्ते होते हैं। चलिए, एक कहानी के माध्यम से हम रिश्तों के बारे में कुछ और भी जानें। आपके शहर के प्रदर्शनी मैदान में एक विशाल गोल चक्कर लगाया गया है। सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। सब बहुत उत्सुकता से उस पर सवारी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ऊंचाई पर जाकर सारे शहर का रोमांचक नज़ारा देखें। आप भी उसकी सवारी करना चाहते हैं। आपकी माँ ने आपके साथ रविवार को वहाँ जाने की बात मान ली है। रविवार आ गया है और आप अपनी माँ के साथ मैदान में खड़े हैं। कुछ ही दूरी पर आप गोल चक्कर को देख सकते हैं और आपकी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही है। जैसे जैसे आप गोल चक्कर के पास पहुंच रहे हैं, आपके मन में अजीब सी भावनाएं आ रही हैं। डर, उत्सुकता, रोमांच, जोश। आपकी माँ आपको बक्से में बनी सीट पर बैठाकर पीछे हट जाती है। गोल चक्कर घूमने लगता है और आपका बक्सा सबसे ऊपर पहुंच जाता है। आप सारे शहर को देख सकते हैं। नदी, मंदिर, आपका स्कूल, यह सब बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं। आपको यह सब बहुत ही रोमांचक लग रहा है। आप यह छवि अपने मन में बसा लेना चाहते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इतनी ऊंचाई पर तेजी से चलता हुआ गोल चक्कर आपको जैसे दूसरी ही दुनिया में ले जा रहा है। आंखें बंद, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप में कोई वजन ही नहीं है, जैसे आप बिल्कुल उन्मुक्त और हवा में तैर रहे हैं। और फिर आप आराम से नीचे आ जाते हैं। आपकी आंखें अब भी बंद हैं, कोई शोर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा है। आप अपनी आंखें खोलते हैं, पर यह क्या, आप तो एक टापू पर पहुंच गए हैं। आप वहां चलने लगते हैं। वहां पर बहुत सारी रेत है, पर आपको एक पेड़ भी नजर आ रहा है। आप उस पेड़ तक चल कर जाते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं। शाम होने वाली है, सूरज ढलने की तैयारी में है, अंधेरा बढ़ रहा है। आप बिल्कुल अकेले हैं। तब आप सोचते हैं कि काश मेरे करीबी लोग भी मेरे साथ यहाँ पर होते। जब आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो आपके साथ टापू पर होते, तब आपके मन में किन लोगों का विचार आया? कृपया एक सूची में उन सभी लोगों के नाम लिख दीजिए। उन नामों की सूची बनाने के बाद आप अपनी नोटबुक में से एक पन्ना निकाल लें। पन्ने पर एक चित्र बनाएं। यह ध्यान रहे कि वह चित्र पन्ने के ठीक बीच में हो। आपका चित्र ऐसा दिखना चाहिए, कल्पना कीजिए कि यह चित्र आपका ही है। अब इस सुनसान टापू पर आप अपने साथ किसे देखना चाहेंगे? उन लोगों के नाम इस चित्र के चारों तरफ
लिख दीजिए। उदाहरण के लिए आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे? आपके करीबी लोग कौन हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा महसूस होता है? क्या वह आपकी माँ है? तो चित्र के पास माँ लिख दें। आप और किसे अपने साथ टापू पर देखना चाहेंगे? सभी नाम चित्र के चारों तरफ लिख दीजिए। अगर आप अपने पिता को सबसे पहले देखना चाहेंगे तो वहाँ पर पिता लिख दीजिए। अगर आप अपने दादाजी को देखना चाहेंगे तो वहाँ लिख दीजिए। उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए जिन्हें आप सबसे पहले देखना चाहेंगे और उनके नाम के चारों तरफ एक गोला यानी कि चक्र बना दीजिए। क्या आप समझ गए? इसी तरह आप उन सब लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आप इसके बाद देखना चाहेंगे। इन नामों के चारों तरफ भी एक चक्र बनाना है। क्या आपको कोई संदेह है? क्या मैं भारतीय सेना का नाम लिख सकता हूँ? क्योंकि यह सब रक्षा करती हैं। देखिए, एक काल्पनिक कहानी है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जब आप मुसीबत में हो तब आपको किसे देखकर अच्छा महसूस होगा। जैसा कि पहले बताया गया था, आप ऐसे लोगों के नाम लिखेंगे जो किसी भी तरह से आपके करीब हों। क्या अब आप समझ गए? चलिए नाम लिखना शुरू करें। क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया? जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, आपकी आकृति बीचों बीच है और उसके चारों तरफ रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम आपके द्वारा चुने गए क्रम में हैं और आपने उन नामों के चारों ओर चक्र भी बनाया है। सही है? चित्र के बीच एक चेहरा होगा और उसके चारों ओर पहले चक्र में माँ, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी लिखा है। दूसरे चक्र में दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के नाम होंगे। तीसरे चक्र में आपके परिवार के और लोग व पड़ोसियों के नाम होंगे। इस चित्र का नाम होगा रिश्तों के चक्र। ये चक्र हमारे रिश्तों के बारे में बताते हैं, इसीलिए इसका नाम रिश्तों के चक्र रखा गया है। इसीलिए कृपया अपने पन्ने पर रिश्तों के चक्र लिख दें। क्या आपने यह लिख लिया है? क्या हम अगले कार्य की ओर बढ़ें? आपने जिन लोगों के नाम चक्रों में लिखे हैं, उनमें से आप किन लोगों से रोज मिलते हैं? कौन से लोग आपके सबसे ज्यादा करीब हैं? क्या आप उन नामों की एक सूची बना लेंगे? क्या आपने उन लोगों की सूची बना ली? अब इस सूची के लिए एक शीर्षक लिखें। हम इन लोगों से रोज मिलते हैं। क्या आपकी सूची में ये सब नाम
लिखे हैं? कृपया जांच लीजिए। माँ, पिता, भाई, बहन, दादी, दादा, करीबी रिश्तेदार, परिवार से जुड़े अन्य लोग, दोस्त, टीचर, हमारे शुभ चिंतक, पड़ोसी, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग, आसपास में रहने वाले लोग। हम इन सब लोगों से रोज मिलते हैं। इनमें से हमारे सबसे ज्यादा करीब कौन है? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दोस्त, टीचर, शुभ चिंतक। हम इन सब से रोज मिलते हैं और इन सब के साथ उठते बैठते हैं, है ना? कोई संदेह? हमारे घर के सामने की दुकान का मिठाई वाला हमारे करीबी लोगों के रिश्ते के चक्र में आ सकता है क्या? क्या आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं, वह बिल्कुल भी उस वर्ग में नहीं आ सकता। तो फिर करीबी रिश्ता क्या होता है? करीबी रिश्ता उन लोगों से बनाया जा सकता है जिन्हें आप अपने मन की बातें, अपने डर और अपनी भावनाएं बता सके। क्या आप अपने विचार और सारी भावनाएं उस मिठाई वाले को बिना झिझक के बता सकते हैं? इस वजह से वह करीबी रिश्तों के वर्ग में नहीं गिना जा सकता। अब हम अगले कार्य पर जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन से लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं पर हम उनसे रोज नहीं मिलते? क्या आप में से कुछ छात्र यहाँ आकर उन लोगों के नाम बताएंगे? आपको यह भी बताना है कि आप उन्हें कैसे जानते हैं। उन लोगों के नाम बताने के लिए शुक्रिया। हमारी जान पहचान के लोग, परिवार से जुड़े हुए लोग, कुछ दोस्त, शुभ चिंतक और रिश्तेदार। हम इन सब लोगों से कभी कभी ही मिलते हैं, पर हम इन लोगों को अपने करीब मानते हैं। क्या हम अगले कार्य पर चलें? क्या आप उन दोस्तों, रिश्तेदारों की सूची बना सकते हैं जिनके साथ आप अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं? आपको जोड़ियां बनाकर इसके बारे में बात करनी है। आपको अपने साथी को यह भी बताना है कि आप इन लोगों से करीबी रिश्ता क्यों बनाए रखना चाहते हैं। अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। आमतौर पर हम अपने रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों के साथ अच्छा करीबी रिश्ता रखते हैं, है ना? हम करीबी रिश्तों को क्यों बनाए रखना चाहते हैं? चाहे हम इन लोगों से रोज मिले या ना मिले, ये रिश्ते ऐसे हैं जो ज़रूरत के समय में हमारे साथ होते हैं। जब हम मुसीबत में हो तो वे हमारी मदद करते हैं। हमारी कामयाबी में वो भी खुश होते हैं। जब हम निराश हो तो हमें हिम्मत बंधाते हैं। हम गलत हो तो हमें सही करते हैं। इसीलिए हमें इन रिश्तों को
अच्छी तरह निभाना चाहिए। जो लोग हमारे करीब हैं उन्हें ठीक से समझना चाहिए। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ कहने या करने के पीछे उनका इरादा क्या है। हमें उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि हम दूसरे रिश्तों पर ध्यान ना दें? बिल्कुल नहीं। किसी भी रिश्ते को बनाए रखना आसान नहीं होता, पर उसे तोड़ना काफ़ी आसान होता है। और किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना भी आसान नहीं होता। इसलिए हमें सभी रिश्तों को बहुत ही नज़ाकत से निभाना चाहिए। हम ये कैसे कर सकते हैं, मैं समझाती हूँ। आपने कमल के फूल का पत्ता देखा है? जब आप उस पत्ते पर थोड़ा सा पानी गिराते हैं तो वह पानी ना तो नीचे बहता है और ना ही पत्ते पर चिपकता है। हमें भी अपने रिश्तों को इसी तरह बनाए रखना चाहिए। करीब होते हुए भी ज़्यादा करीब ना होना, उचित दूरी बनाए रखना। क्या आप समझ गए? दूसरे कार्यकलाप पर जाने से पहले हम साथ में एक गीत गाएंगे। आइए यह गीत सुनते हैं। रंग रंग कैसा रंग, मुझे पसंद पीला रंग, तुझे पसंद कैसा रंग, रंग 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 रंग। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।